नमस्कार, मैं संतोष भारती और आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज़। जैसा कि हम और आप सभी जानते हैं कि पूरे देश और दुनिया में अभी कोरोना वायरस को लेकर संकट का माहौल बना हुआ है। इसी को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने द्वारा पूरे देश भर में लॉकडाउन घोषित किया गया था, जिसका पहला सीमा जो था 25 मार्च से 14 अप्रैल तक किया गया था, सुनिश्चित किया गया था। उसके बाद बढ़ते संख्या को देखते हुए लॉकडाउन 2 भी लाया गया। अब जो है लॉकडाउन 3 का शुरुआत हो चुका है। ऐसे में हमारे साथ रांची के एसडीओ लोकेश मिश्रा जी मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि लॉकडाउन 3 के बनाए रखने के लिए उनके द्वारा क्या कुछ विधि व्यवस्था किया गया है। सर देखिए, पूर्व के जो लॉकडाउन्स थे उसी की भांति हम लोगों ने लॉकडाउन 3.0 जो है उसमें भी डेपुटेशन किया है फोर्सेज मजिस्ट्रेट्स का। स्टैटिक फोर्सेज भी हैं और क्यूआरटीज़ का भी फॉर्मेशन हुआ है, जो कि लगातार मोबाइल रहती है और कोई भी लॉकडाउन का उल्लंघन होता है तो उस पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ जैसा झारखंड सरकार का निर्देश है कि लॉकडाउन 3 में भी किसी भी प्रकार का रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा, जो गृह मंत्रालय से अधिसूचित है। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने भी उसका अक्षरशः पालन करते हुए जैसे पूर्ववत की व्यवस्था थी उसी तरह से अभी व्यवस्था रखी गई है। जी सर। उन्हीं दुकानों को, उन्हीं अधिष्ठानों को परमिशन दी गई है खोलने की, जो एकदम इसेंशियल है और जिनकी आवश्यकता आम लोगों को रोज़ाना पड़ती रहती है। सिर्फ एसेंशियल राशन की दुकानों और मेडिसिन शॉप्स को ही हम लोगों ने अनुमति। जी सर, एसेंशियल सर्विसेज की बात करें तो जिस तरह से पहले जो मेडिकल शॉप्स और ग्रोसरी शॉप्स जो खुले रहते थे, सेम उसी तरह इस लॉकडाउन के तहत भी खुले रहेंगे। जी बिल्कुल, एसेंशियल शॉप्स तो खुले ही रहेंगे, लेकिन कुछ हम लोगों ने माइक्रो कंटेनमेंट एरियाज भी बनाए हैं जहाँ पर पूर्णतया सभी प्रकार की दुकानें बंद की गई हैं और बफर जोन में भी सिर्फ एसेंशियल दुकानों का ही चयन किया गया है खोलने के लिए। बाकी अन्य क्षेत्रों में भी जो इन बफर और कंटेनमेंट एरिया के बाहर है, वहाँ पर एसेंशियल कमोडिटीज़ के साथ साथ कुछ जो परमिसिबल एक्टिविटीज़ थी एमएचए के गाइडलाइन में, जो पहले का गाइडलाइन था, उसको चालू रखा गया। जी सर, जैसा कि आप बता रहे सर माइक्रो कंटेनमेंट जोन की बात कर रहे हैं कि 14 कंटेनमेंट जोन बनाया गया था पूरे राज्य भर में। तो क्या कुछ उसमें सर अभी कमी देखने को मिल रहा है पहले की अपेक्षा में? देखिए, जो भी कंटेनमेंट था अब 14 वो पहले था, अभी टोटल मिलाकर 18 हो गया है जी। तो किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हम लोगों ने प्रॉपर व्यवस्था की है, उसको बैरिकेड करते हुए सील किया है। अन्य जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने वॉलंटियर्स को वहाँ पर डिप्लॉय किया है। मैजिस्ट्रेट 3 टाइम 3 शिफ्ट में काम करते हैं और किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा जो है उससे आम लोग वंचित नहीं रह पाते हैं वहाँ पर, और उनको तत्काल हम लोग रेमेडी उपलब्ध कराते हैं। जी सर, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी जिस तरह का जो हमारा संख्या में इजाफा हुआ था पूरे रांची में, अचानक से जो एक उछाल आया था संख्या में, उसको देखते हुए रांची को एक रेड जोन में क्या तब्दील कर दिया गया था। तो रेड जोन तब्दील होने के बाद अभी लॉकडाउन 3 का भी शुरुआत हो चुका है। तो रोड पे अभी लगातार कुछ ज़्यादा आवागमन भी पब्लिक का भी देखने को मिल रहा है, तो उसको लेके प्रशासन क्या कुछ कर रही है अभी? देखिए, हम लोग अनावश्यक मूवमेंट को रोकने के लिए लगातार चेकिंग कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस भी इसमें चेकिंग कर रही है और चालान भी कर रही है जो अनावश्यक रूप से निकले हैं, और उनका अगर सारे कागज़ और नियमों का अगर पालन नहीं कर रहे हैं तो उन पर चालान भी किया जा रहा है। साथ ही हम लोगों ने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से और अन्य तरीक़ों से भी अपील की है हम लोगों से कि यदि आवश्यक ना हो तो घर में ही रहें। हाल में ये देखा गया है कि कुछ प्रतिष्ठान जो रूरल एरियाज में वो खुले हैं, कुछ सरकारी कार्यालय भी खुले हैं, जिससे आवागमन में वृद्धि हुई है, लेकिन हम लोग बराबर उसकी चेकिंग कर रहे हैं और अनावश्यक मूवमेंट को रोक रहे हैं। जी सर, वैसे ही हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि जहाँ तक हम लोग का जो टीम है स्टार डी न्यूज़ की टीम कुछ जगहों पर ऐसे पहुँचे जहाँ पर देखा गया कि सर इस लॉकडाउन की शुरुआत के तहत भी पब्लिक लगातार जो एक परिवार से हैं 2 व्यक्ति निकल के आ रहे हैं। तो प्रशासनिक स्तर से इसको इस जांच को लेकर क्या कुछ कार्रवाई किया जा रहा है? देखिए, जैसा मैंने पहले ही बताया कि हम लोग लगातार ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि अनावश्यक मूवमेंट ना हो,
लोग आवश्यक सामग्रियों की खरीदारी के लिए बाहर निकलें तो उसको हम लोग अलाउ कर रहे हैं, बट अनावश्यक जो बाइक से घूमना या इस तरह से घूमना उसको हम लोग डिस्करेज कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोग पालन करवा रहे हैं, जहाँ भी अधिक भीड़ हो सकती है, खासतौर पर सब्जी फल इन तरह की दुकानों पर, दवाइयों की दुकानों पर। तो इसी तरह से हम लोगों ने अपनी प्लानिंग की है, पुलिस पर्सनल्स की और मजिस्ट्रेट को, दोनों की। पुख्ता जांच किया जा रहा है, जो भी अनावश्यक रूप से निकल रहे हैं पब्लिक, उनका जांच पड़ताल किया जा रहा है अभी भी जो लॉकडाउन के तहत। तो सर एक बात और निकल के आ रही है, जो अभी सीआरपीएफ डिप्लॉयमेंट किया गया है हिंदपीढ़ी क्षेत्रों में या फिर हिंदपीढ़ी के सटे क्षेत्रों में जितने भी डिप्लॉयमेंट हुए हैं, जो पहले की जो हालात थी और अभी की जो हालात है, क्या कुछ अभी हालात देखने को मिल रहा है सीआरपीएफ डिप्लॉयमेंट के बाद? देखिए, सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट जब से हुआ है, हालात में सुधार निश्चित रूप से हुआ है। हम लोगों ने सीआरपीएफ का इस्तेमाल प्रमुख रूप से जो हम लोगों का हिंदपीढ़ी एरिया कंटेनमेंट एरिया है उसको सील करने में किया है, ताकि वहाँ से अनाधिकारिक रूप से कोई बाहर न जाए या अंदर न जाए। साथ ही हमने क्यूआरटीज फॉर्म करके अंदर मोबाइल रखा है सीआरपीएफ को, साथ साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस को भी, ताकि अनावश्यक मूवमेंट्स को रोका जा सके। सीआरपीएफ के लिए हम लोगों ने स्ट्रेटजिक लोकेशंस भी चूज़ की हैं, जहाँ पर वो लोग रहते हैं और अनावश्यक मूवमेंट्स को लगातार चेक करते हैं, रोकते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि घर में। तो पहले जिस तरह का पब्लिक गैदरिंग हिंदपीढ़ी के एरिया में देखने को मिलती थी, अभी बहुत हद तक कम आई है डिप्लॉयमेंट के बाद। तो अभी और प्रशासनिक स्तर से इस चीज़ को रोकने के लिए क्या और कुछ किया जा रहा है? देखिए, सीआरपीएफ डिप्लॉयमेंट के अलावा हम लोगों ने अपने वॉलंटियर्स की व्यवस्था को और सुदृढ़ किया है, ताकि लोगों का मूवमेंट को रोका जा सके और लोग घर ही में रहें, उनको सामग्री वहाँ तक पहुँचाई जा सके। साथ ही साथ हम लोगों ने सीसीटीवी इंस्टॉल किया है, जिसकी लगातार मॉनिटरिंग यहाँ कंट्रोल रूम में होती है और जो भी उस लॉकडाउन का उल्लंघन करता है उस पर हम लोग नोटिस कर रहे हैं। साथ ही ड्रोन से हम लोग नज़र रख रहे हैं पूरी गलियों में। लोगों से, कम्युनिटी से भी हम लोगों ने बात की है और वहाँ के जो मौलाना और इमाम लोग हैं उन्होंने भी हम लोगों का सहयोग किया है। साथ ही मस्जिदों से भी ये ऐलान किया है कि लोग रमज़ान के वक्त में भी घर लॉकडाउन का पालन करें और घर में रहें। जी, जैसा कि आपने बताया सर कि रमज़ान का भी अभी माहौल चल रहा है और आने वाला है कुछ समय बाद, तो इसी तर्ज पे कुछ हमारा सवाल है कि आगे की जो लॉकडाउन बढ़ाई गई है और जहां हम लोग अभी सड़कों पर देख रहे हैं, कुछ ऐसे चिन्हित जगह हैं जहां पर लगातार पब्लिक गैदरिंग का माहौल बना रहता है, और तो उसको लेकर प्रशासनिक स्तर से और कुछ ऐसा पुख्ता जांच पड़ताल किया जा रहा है? देखिए, सोशल मीडिया और जो कम्युनिटी पुलिसिंग है उसमें एक अहम पहलू ये रहता है कि हम लोगों को, आम लोगों से जानकारी मिलती रहती है कि कहाँ पर किस चीज़ का वायलेशन हो रहा है, अनाधिकृत दुकानें खुली हैं या मूवमेंट ज़्यादा है या लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं। जी सर। तो जो आम लोगों से इस तरह की सूचनाएं मिलती हैं उस पर हमारा जो प्रशासनिक तंत्र है वो तत्काल रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड करता है और वहाँ तक पहुँचता है और जो भी इसके दोषी हैं या जो भी सुधार की आवश्यकता होती है उसको तत्काल हम लोग करते हैं। सर और एक बात चल के आ रही है, जैसा कि सभी जान रहे हैं कि छात्र जो है और मजदूरों को, जितने प्रवासी मजदूर हैं वो अब वापस आ रहे हैं हमारे राज्यों में, और कहीं ना कहीं संख्या में भी इजाफा हो रहा है, और मतलब एक जो पहले हमारा राज्य था जिस संख्या के तौर पर अब आ रहे हैं, तो उसमें भी कहीं प्रवासी मजदूर की संख्या बढ़ रहा है। तो क्या कुछ उसको लेके आपके प्रशासन के द्वारा भी तैयारी किया जा रहा है कि कहीं इस संख्या, जो संक्रमित संख्या है, उसमें कहीं इजाफा ना हो? देखिए, जो लोग आते हैं रांची में, जिन ट्रेनों का यहाँ पर डिबोर्डिंग हो रही है, तो जो लोग रांची में रहने वाले लोग हैं उनका हम लोग तो प्राइमरी स्क्रीनिंग रेलवे स्टेशन पे तो कराते ही हैं। साथ ही साथ हम लोग अलग से उनका पारस हॉस्पिटल, जो चिन्हित एक हॉस्पिटल है, जी सर, वहाँ पर एक डिटेल्ड स्क्रीनिंग कराते हैं, ताकि किसी भी तरह के ILI या सारी सिम्टम्स अगर किसी में हो तो उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें और आइसोलेट कर सकें। उस स्क्रीनिंग के बाद उन लोगों को हम लोग विभिन्न ब्लॉक्स में अपनी बसेस के द्वारा भेजते हैं, एस्कॉर्ट कराते हुए, और ब्लॉक हेडक्वार्टर से उनको अपने गाँव में या अपने निवास स्थान पर भेजा जाता है और फिर उनको होम क्वारंटाइन किया जाता है। इसके लिए होम क्वारंटाइन का पोस्टर उनके घर के सामने लगाया जाता है और आसपास की कम्युनिटी को भी इन्फॉर्म किया जाता है कि ये लोग बाहर से आए हुए हैं। 14 दिन का होम क्वारंटाइन इन पर इम्पोज किया गया है और ये लोग 14 दिन घर के अंदर रहें।
तो जैसा मैंने कहा कि कम्युनिटी एक बार फिर से हम लोगों को आगाह करती है कि अगर कोई वायलेशन करता है जी सर। तो इस तरह से हम लोग उनको आइसोलेट करते हुए 14 दिन के लिए अंदर होम क्वारंटाइन करके कोशिश कर रहे हैं कि ये आंकड़ा जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स का है वो जितना है वहीं पर रहे आगे का बढ़े। सर जो क्वारंटाइन करने की बात किया जा रहा है कि जैसे जो छात्र आ रहे हैं, जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, तो जिस घर से कोई एक व्यक्ति आ रहे हैं तो उस घर में वो मतलब रुकेंगे, रहेंगे, तो क्या पूरे परिवार को क्वारंटाइन किया जा रहा है कि सिर्फ वो उस व्यक्ति को क्वारंटाइन किया जा रहा है जो बाहरी राज्य से पहुंच रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो उस व्यक्ति को हम लोग क्वारंटाइन करते हैं ताकि वो किसी और के संपर्क में ना आए, कम्युनिटी के किसी अन्य सदस्य के संपर्क में वो ना आए। तो हम लोगों का पूरा प्रयास है कि उस शख्स को होम क्वारंटाइन करते हुए उसके घर को भी चिन्हित करके होम क्वारंटाइन पोस्टर हम लोग चिपकाते हैं ताकि लोगों को भी मालूम पड़े कि यहाँ पर बाहर से कोई व्यक्ति आके रुके हैं और यदि उनका अनावश्यक मूवमेंट होता है तो हम लोगों को इन्फॉर्म करेंगे। जी सर। सर एक जानकारी आ रही है क्षेत्रों से कि जिस तरह से प्रशासन मुस्तैदी के साथ अपना कार्य कर रही है और एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है आपके द्वारा कि किसी तरह की अगर दिक्कतें आती है पब्लिक को तो वो डायरेक्ट आप तक पहुंच सके। तो क्षेत्रों से जनता के द्वारा हमें सूचना मिल रही है कि वो जो आपके हेल्पलाइन नंबर वर्क कर रहे हैं वो अभी अस्थायी रूप से कहीं कुछ दिक्कतें आ रही है उन्हें कांटेक्ट करने में, तो उसको लेकर क्या प्रशासन क्या कुछ कर रही है? देखिए, हम लोगों ने हेल्पलाइन नंबर जो रिलीज़ किए हैं वो मल्टीपल सुविधाओं के लिए बहुत सारी हेल्पलाइन नंबर्स हैं। प्रेगनेंसी के लिए अलग है, सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग है, चाइल्ड हेल्पलाइन अलग है और एक कॉमन 1950 जो अलग ही है। अगर यदि इनमें से कोई भी फंक्शनल नहीं रह पाता या कोई इसमें से संपर्क नहीं रह पाता तो सारे पदाधिकारियों का, जो उच्च पदाधिकारी से लेकर नीचे तक सभी का मोबाइल नंबर सार्वजनिक किया गया है ताकि उनसे संपर्क करके अपनी समस्या वो लोग बता सकें। सर हम पासेस की बात करें, जो पासेस जारी करने की बात कही गई है कि डीटीओ मेल के थ्रू आप डाल सकते हैं वहाँ जो डीटीओ ऑफिस का है, तो मेल जो है बताया जा रहा है कि जनता के द्वारा कि वो मेल में कुछ एरर आ रही है, दिक्कतें आ रही है। प्लस और आपको सर ये हम आपको अंकित करना चाहेंगे कि जो डीटीओ सर का जो नंबर दिया गया है जनता के द्वारा कहा जा रहा है कि जब वो कॉल लगाते हैं उस पर तो कॉल फॉरवर्डिंग का उधर से मैसेज आता है, तो उसमें क्या कुछ आपका कहना है? देखिए, सबसे सुविधाजनक तो यही है कि लोग अपने एप्लीकेशन को ईमेल पर भेजें। ये समस्या ज़रूर आई थी कि कुछ ईमेल जो डिलीवरी की दिक्कत आ रही थी जी, तो हम लोगों ने इसको रिजॉल्व करते हुए एक नई ईमेल आईडी फ्रेश हम लोग लॉन्च करेंगे आज शाम तक, जिसमें लोग अपनी एप्लीकेशन लेटर अटैच करके भेज सकते हैं और तत्काल हम लोग उसको रिसीव करके उसका निराकरण करेंगे। जो भी इस तरह के ईमेल आईडीज़ डिसफंक्शनल हो गए थे उसको हम लोग डिस्कार्ड कर रहे हैं और जो नई फंक्शनल ईमेल आईडी उसको हम लोग नया ईमेल आईडी कहीं अभी जनरेट किया जाएगा प्रशासन द्वारा जो प्रसारित किया जाएगा, तो उसके रिगार्डिंग वो अपना जो भी है पासेस की जो फीलिंग है वो कर सकते हैं। तो सर हम एक बात जानना चाहते सर, जो अधिकारी का बात कर रहे थे कि जो छोटे पदाधिकारी है जो जिससे संपर्क करके पब्लिक अपनी जानकारी ले सकते हैं, दूसरी जगह डीटीओ सर का जो नंबर है हमने भी क्या करता कोशिश किया लगाने का, सबसे बात करने की, जनता ने उनको इन्फॉर्म किया तो कहीं ना कहीं कॉल फॉरवर्डिंग का आ रहा है, तो उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए प्रशासन क्या कर रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है? जिस तरह से वाहन पास के लिए अगर संपर्क करना चाहते हैं तो अगर उनका नंबर नहीं लग पा रहा है या उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है तो उनको आप सभी लोग मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या अदरवाइज, जिसका वो संज्ञान लेकर कॉल बैक करेंगे या रिप्लाई करेंगे जैसे उनको सहूलियत होगी। बाकी यदि नहीं हो पाता किसी भी प्रकार से तो अन्य पदाधिकारियों के नंबर अवेलेबल हैं हमारे, और जो भी अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास अधिकारी, उन सभी के नंबर अवेलेबल है, उनसे संपर्क करके अपनी समस्या रखी जा सकती है और हम लोग उसको आगे तक करेंगे। जैसा कि आपने सुना हमारे जो रांची के एसडीओ सर हैं उन्होंने जानकारी देते हुए हमें बताया कि जिस तरह की दिक्कतें जनता को आ रही है वो उससे घबराए नहीं और सारे दिक्कतों का जो रिजॉल्वेशन हो अपने स्तर से किया जा रहा है। जिस तरह की दिक्कतें बताया जा रहा था कि कॉल नहीं लगता है या फिर मैसेज नहीं ड्रॉप हो रहा है, तो उन सभी दिक्कतों का रिजॉल्वेशन किया जा रहा है प्रशासनिक स्तर से। कोई भी पब्लिक किसी तरह का अनावश्यक रूप से मैसेज ये ना फैलाएं कि वो प्रशासनिक स्तर से किसी कार्य नहीं किया जा रहा है। प्रशासन अपने स्तर से लगे हुए हैं
और सारा मुस्तैदी के साथ कार्य हो रहा है। आप लगातार स्टार डी न्यूज़ के साथ बने रहे। मैं संतोष भारती, नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज़, हर खबर का असर।